Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. Today's topic is passive circuit elements inductors part 1. पैसिव सर्किट एलिमेंट्स पे डिस्कशन हो रही है. पैसिव सर्किट एलिमेंट्स रहेंगे रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स. रेजिस्टर्स का पार्ट हम कवर कर चुके हैं, उसे हमने 3 लेक्चर्स में डिवाइड करा है. 2 लेक्चर्स में हमने उसकी थ्योरी देखी है, उस पर डिस्कशन करी है, और 3rd लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे. उसी तरह से हम इंडक्टर्स के लिए भी 3 लेक्चर्स लेके आने वाले हैं. तो चलिए इसे शुरू करते हैं. Inductor is a passive element designed to store energy in its magnetic field. इंडक्टर एक ऐसा पैसिव एलिमेंट है जो एनर्जी स्टोर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में. इंपॉर्टेंट है किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करेगा. एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है. अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है. अगर उस कंडक्टर को हम इस कॉइल की फॉर्म में शेप कर दें तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन. तो इसी फॉर्मेशन को हम इंडक्टर कह रहे हैं. जो हमने एक कॉइल ली, हमने कंडक्टर लिया, उसे हमने कॉइल की फॉर्म में शेप कर दिया. तो अभी हम आने वाली स्लाइड्स में ये देखेंगे कि हम इसकी सपोर्ट के लिए या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए इससे कोर पे, इस कॉइल को कोर पे वाउंड कर देते हैं और इस कंप्लीट फॉर्मेशन को हम इंडक्टर कह देते हैं. तो इंडक्टर को स्टडी करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेना पता होना चाहिए. फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा. अगर एक इंडक्टर है हमारे पास, एक कॉइल है या कंडक्टर है या इंडक्टर है, इस फॉर्मेशन में है, इसके पास एक मैग्नेट रख दिया जाए. ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है. तो आपको पता है कि जब मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी उसके अराउंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इस तरह से कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी. अगर फ्लक्स डिफाइन करना हो तो किसी एक एरिया से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं उसे हम फ्लक्स इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. तो अगर ये मैग्नेट है, ये स्टेशनरी है, मोशन में नहीं है, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के साथ लिंक कर रही होंगी. इस कॉइल में अगर मैं एक गैल्वेनोमीटर या एमीटर, जो कि आपका करंट मेजर कर रहा है, अगर मैं वो कनेक्ट कर दूं, तो जब तक ये मैग्नेट जो है वो स्टेशनरी है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक कर रही होंगी. जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है वो 0 है, इसमें करंट जो है वो 0 है. बट जैसे ही इस मैग्नेट की मूवमेंट आएगी, ये मैग्नेट मोशन में आएगा. सपोज ये मोशन कुछ इस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स दिस कॉइल है. अगर ये इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अब भी लिंक हो रहा है, बट मैग्नेटिक फ्लक्स जो में जो है वो चेंज आ रहा है. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो अब कॉइल के साथ लिंक हो रहा है, उस वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है. जब वो चेंज हो रहा है तो अब यहाँ पे करंट की वैल्यू एक आएगी, क्योंकि आप कैसे पता चला, गैल्वेनोमीटर ने कुछ डिफ्लेक्शन दी, 0 के अलावा कुछ एक डिफ्लेक्शन दी, उससे हमें पता चला कि यहाँ कुछ करंट आया है, इसके अराउंड कुछ वोल्टेज ईएमएफ जनरेट हुई है. और अगर सर्किट ये कंप्लीट है, हमें पता है एक सर्किट को क्लोज कर देंगे तो उसमें करंट आएगा. तो इसी तरह से अगर ये मोशन दूसरी डायरेक्शन में है, अगर हम इस मैग्नेट को कॉइल से अवे मूव करते हैं, तब भी गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी. अब ये डिफ्लेक्शन जो थी वो दूसरी डायरेक्शन में रहेगी. अब भी आपके पास एक करंट आ रहा है, अब भी आपके पास एक ईएमएफ आ रही है, पर जो प्रीवियस केस था उससे अपोजिट है. तो ये आपका फैराडे का एक्सपेरिमेंट था. इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रही है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिज्म के वजह से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है. तो इसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इन दोनों में, इस कंडक्टर या इस इंडक्टर में, इस कॉइल में और इस मैग्नेट में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है. बट फिर भी अगर मैग्नेट मूवमेंट में है तो यहाँ पे आपकी ईएमएफ और करंट जनरेट हो रहा है. इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह रहे हैं.
और ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए, जब भी मैग्नेट स्टेशनरी है तब भी तो कुछ लाइंस है, फील्ड ऑफ लाइंस है, कुछ फ्लक्स है इस कॉइल के साथ लिंक हो रहा है, बट तब करंट की वैल्यू नहीं आ रही है। करंट की वैल्यू या ईएमएफ जनरेट करने के लिए ये फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, तभी आपके पास करंट या ईएमएफ जनरेट होगी। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है? व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स लिंकिंग ए कॉइल चेंजेस। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ लिंक ही नहीं करना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स जो कंडक्टर के साथ लिंक कर रहा है वो चेंज भी होना चाहिए, तब आपके ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी सर्किट में। और दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ईएमएफ इन ए कॉइल और कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स कितना टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर उस ईएमएफ को मैं ई से डिनोट करूं या उसे वी से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स उस कंडक्टर में n है तो आपके पास ये फॉर्मूला बनने वाला है E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ n डी फाई बाई डी टी। n है नंबर ऑफ टर्न्स, नेगेटिव साइन किस वजह से आ रहा है? लेंजिस लॉ की वजह से आ रहा है। देखिए, जो इंड्यूस्ड करंट आपके इस कॉइल में या कंडक्टर में इंड्यूस हो रहा है, दैट उसकी डायरेक्शन विल बी सच दैट इट विल अपोज इट्स कॉज ऑफ प्रोडक्शन। जिसने इसे प्रोड्यूस करा, किसने प्रोड्यूस करा? मैग्नेट की मूवमेंट ने। जो मैग्नेट मोशन में आया उसकी वजह से जो फ्लक्स चेंज हुआ, उस फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसने आपका करंट को इंड्यूस करा। और ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि ये आपका इस चेंज को, ये इस मोशन को या इस चेंज को, जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसे अपोज करता है। होगा क्या कि ये कॉइल है, यहाँ मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो कॉइल में यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा और यहाँ साउथ पोल बन जाएगा। तो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से रहेगी कि वो हमेशा ही इस मूवमेंट को, इस मोशन को या जो चेंज इन फ्लक्स है उसे अपोज करेगा। ठीक है। और इसकी जो हम डायरेक्शन है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है, वो आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप इसे इन डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं तो इस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को देखिएगा। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक को बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, क्योंकि ये उनकी मशीन्स में, जनरेटर्स में ये सारे टॉपिक्स यूज़ होते हैं। बट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसे इतना इन डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको इस लेक्चर में करवाया जा रहा है उतना सफिशिएंट है। जिस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं उस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, इन लेक्चर्स को बार बार रिवाइज कीजिए, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। तो इस फॉर्मूले को हम ध्यान रखेंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी ईएमएफ जनरेट हो रही है कॉइल में, वो क्या है? रेट चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ टर्न्स है, नेगेटिव है, वो लेंजिस लॉ की वजह से है। जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, जो भी करंट इंड्यूस हो रहा है, उसकी डायरेक्शन इस तरह से है कि वो कॉज ऑफ प्रोडक्शन, जो कि चेंज इन फ्लक्स है, उसे अपोज कर रही है। देन इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये टू टाइप की हो सकती है। टू टाइप्स की क्या मतलब है कि डिफरेंट मेथड हैं जिनसे ये ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो सकती है। वन इज़ योर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, वन इज़ योर स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी हमने देखा, देखिए क्या चीज़ें हैं, एक तो यहाँ कॉइल या कंडक्टर है और एक यहाँ मैग्नेट है। अगर मुझे यहाँ पे ईएमएफ जनरेट करनी है तो या मैं क्या करूँ, मुझे क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट है कि मेरा फ्लक्स चेंज होना चाहिए टाइम के साथ। तो मैं मैग्नेट को मूव कर रही हूँ, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यहाँ ईएमएफ जनरेट हो रही है, सर्किट क्लोज्ड है तो कुछ एक करंट आ रहा है। अगर मैग्नेट ना मूव करके मेरा कॉइल या कंडक्टर मूव कर जाए और मैग्नेट स्टेशनरी हो, तब भी तो फ्लक्स लिंकेज में चेंज आएगा। अगर फ्लक्स लिंकेज में चेंज आएगा तो वैसे ही यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगी, सर्किट क्लोज होगा तो कुछ एक करंट आएगा। तो टू मेथड्स हैं इस ईएमएफ को जनरेट करने के। या तो आप कंडक्टर को मूव करवाओ और मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी रखो, तो आपके कंडक्टर में कुछ एक ईएमएफ जनरेट होगी, उसे हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं। इसे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों कह रहे हैं? डायनेमिक का मतलब है चेंज, स्टैटिक का मतलब है स्टेशनरी। तो ईएमएफ जो है वो कहाँ जनरेट हो रही है? कंडक्टर में जनरेट हो रही है। और आपका कंडक्टर अगर मूविंग है तो उसे हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं। एग्जाम्पल आपका रहेगा डीसी जनरेटर। और स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है
जब कंडक्टर स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या जो मैग्नेट है वो चेंजिंग है या मूविंग है, तब भी ईएमएफ जनरेट होगी। तो उसे हम स्टेशनरी स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं। स्टैटिस्टिकली का क्या मतलब है कि जो ईएमएफ जनरेट हुई वो कंडक्टर में हुई और आपका कंडक्टर जो है वो स्टेशनरी है, बट मैग्नेटिक फ्लक्स आपको चेंज करना है। उसे चेंज करने के लिए आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को या मैग्नेट को मूव करवाया और आपकी एक ईएमएफ जनरेट होगी। एग्जाम्पल आपका रहेगा ट्रांसफॉर्मर। अब जो स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, हम इसी पे फोकस करेंगे। हमारा जो भी चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। इसी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वन इज़ योर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड वन इज़ योर म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज़ योर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए मैं यहाँ एक कुछ सर्किट बनाऊंगी। ये इंडक्टर है, इसे मैंने कनेक्ट कर दिया। इस तरह का एक वोल्टेज सोर्स मैं लगा दूं तो ये एसी वोल्टेज सोर्स है। बेसिक कंसेप्ट में हम कर चुके हैं। जो अभी तक हम लगा रहे थे ये डीसी था। डीसी वोल्टेज सोर्स का क्या मतलब है और एसी का क्या मतलब है हमें पता है। डीसी का मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि 4 वोल्ट का मेरा डीसी सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 4 वोल्ट ही रह रही है। अगर वो एसी का 4 है, दैट मीन्स +4 टू -4 के बीच में आपकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं टाइम के साथ। किसी पॉइंट पे 0 है, देन 1 है, +1 +2 +3 +4, इस तरह से देन डिक्रीज हो रही है, देन 0 हो रही है, देन माइनस में इंक्रीज हो रही है। इस तरह का आपका एक एसी सर्किट की वोल्टेज है। तो जो इसमें करंट इंड्यूस होगा वो इसमें डीसी में जो होगा वो सपोज अगर 1 एम्पियर है तो वो डीसी करंट ही होगा, टाइम के साथ वो सेम रहेगा। बट एसी के लिए जो करंट इंड्यूस होगा, अगर मैं +1 एम्पियर और -1 एम्पियर के बीच में इसकी रेंज ले रही हूँ तो वो भी टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। तो ये हमने डीसी क्यों नहीं लगाया, हमने एसी क्यों लगाया, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ हमने देखा है कि एक कॉइल में अगर करंट है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब है फ्लक्स है। अगर वो फ्लक्स है, ठीक है, और अगर मुझे इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट करनी है तो इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट करने के लिए उस फ्लक्स की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए। और वो चेंज कब होगी, जब ये करंट टाइम के साथ चेंज होगा। और ये करंट टाइम के साथ कब चेंज होगा, जब वो एक वोल्टेज सोर्स जो कि एसी है, चेंजिंग टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसने उसे प्रोड्यूस करा होगा। इसीलिए हमने यहाँ एसी सोर्स लगाया। वोल्टेज है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, वो जो बनेगा वो भी टाइम के साथ चेंज होगा। अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है वो चेंज हो रही है, आपका ईएमएफ इस कॉइल में जनरेट होगा। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं। क्योंकि सेम ही कॉइल में करंट है, उसी कॉइल में फ्लक्स जनरेट हो रहा है और उसी कॉइल में आपकी ईएमएफ जनरेट हो रही है, उसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कह देंगे। म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या रहेगा, आपके पास 2 कॉइल्स हैं। अगर यहाँ कुछ इस कॉइल में, कॉइल 1 में अगर ले लूँ इसे और इसे कॉइल 2 ले लूँ, तो इस कॉइल में कुछ एक करंट है वो भी चेंज हो रहा है अगर, तो फ्लक्स भी चेंज होगा। और ये जो फ्लक्स है इस कॉइल के साथ, सेकंड कॉइल के साथ भी लिंक हो रहा है। तो अगर ये चेंजिंग फ्लक्स है और इस कॉइल के साथ लिंक हो रहा है तो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो ईएमएफ अब जनरेट हो रही है उसे हम म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि करंट जो चेंज हुआ वो आपका एक कॉइल में चेंज हुआ, उसने कुछ एक फ्लक्स जनरेट करा जो कि चेंजिंग था, वो फ्लक्स लिंक करा सेकंड कॉइल के साथ, और ईएमएफ जो जनरेट हुई वो सेकंड कॉइल में ईएमएफ जनरेट हुई। तो हम उसे क्या कह देंगे, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। करंट एक कॉइल में है, ईएमएफ दूसरी कॉइल में जनरेट हो रही है। तो ये जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ का सारे कंसेप्ट हैं वो हम पार्ट 2 के लेक्चर में करेंगे। इसी का पार्ट 2 हम लेके आएंगे, उसमें ये सारे कंसेप्ट्स कवर करेंगे। अभी हम अपना फोकस इस लेक्चर में सेल्फ इंड्यूस्ड पे रखेंगे और इसी के सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे, इसी पे डिस्कशन रहेगी आपकी। देखिए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इस तरह का एक सर्किट है। अगर कॉइल में करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रही है, उसी सेम कॉइल में है, उसी सेम कॉइल में सारा प्रोसेस हो रहा है, तो हम उसे सेल्फ इंडक्शन कह देते हैं। इस प्रोसेस को सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ
प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन कहेंगे और ईएमएफ जो जनरेट हो रही है उसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कह देंगे। लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो भी ये जनरेट हो रही है वो अपोज करेगी चेंज ऑफ कॉइल इन करंट। किस वजह से ये ईएमएफ जनरेट हुई, चेंज इन फ्लक्स, और फ्लक्स किसकी वजह से हुआ, चेंज इन करंट। तो जो ये ईएमएफ जनरेट हो रही है ये चेंज इन करंट को अपोज करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये जो ईएमएफ जनरेट हो रही है ये इस चेंज इन करंट को अपोज करेगी अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ, और इसी प्रॉपर्टी को, कॉइल की इसी प्रॉपर्टी को हम सेल्फ इंडक्टेंस या फिर इंडक्टेंस कहते हैं। इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपका करंट में जो वैल्यू चेंज हो रही है उसे अपोज करेंगी। अगर जब हमने रेजिस्टेंस डिफाइन करा था तो हम कहते थे रेजिस्टेंस आर क्या है, एक कॉइल है, सॉरी एक कंडक्टर है, उसमें उसकी एबिलिटी है टू अपोज फ्लो ऑफ करंट। बट इंडक्टेंस क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल दैट अपोजेस चेंज इन करंट। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। यहाँ क्या है, अपोज इन फ्लो ऑफ करंट, और यहाँ क्या है, चेंज इन करंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम इंडक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला हम बनाएंगे, जो ईएमएफ जनरेट हो रही है अगर मैं उसे ई से भी डिनोट कर सकती हूँ या मैं उसे वी से भी डिनोट कर सकती हूँ। अगर आप बुक से स्टडी कर रहे हैं तो कई बार उसे वी एल से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है और इंडक्टर को हम एल से डिनोट कर रहे हैं। तो ये प्रोपोर्शनल किसके रहेगी, चेंज इन करंट या फिर चेंज इन फ्लक्स के प्रोपोर्शनल रहेगी। फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। देखिए ये सारे चीज़ें हमने फैराडे की लॉ के एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें करी उसी से ये सारी चीज़ें हम कंक्लूड कर पा रहे हैं। तो अगर हमें इससे इस साइन को हटाना है तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करेंगे। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रहेगा आपका एल, दैट इज इंडक्टेंस। और अगर आपको इसमें साइन भी इंक्लूड करना है तो लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव साइन रहेगा। अब ये जो आपका फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी ईएमएफ जनरेट हुई, कितनी वोल्टेज आपकी इस कॉइल में जनरेट हुई, वो है नेगेटिव ऑफ एल डी आई बाई डी टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशनशिप है। जैसे हमारा रेजिस्टेंस के केस में क्या रिलेशन आता था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर। हम कहते थे V इज प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू आई आर। इसे हमने हटाया तो यहाँ क्या आ गया, R आ गया। तो इसके साथ इसका कंपैरिजन करो तो VL या V इंडक्टर के केस में क्या आ रही है, अब करंट के प्रोपोर्शनल नहीं है, चेंज इन करंट के प्रोपोर्शनल है, चेंज इन करंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने L इंट्रोड्यूस करा और ये फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला सिंपल सा लगता है, अभी तक थोड़ी डर लग रहा होगा, पर V इज इक्वल टू आई आर से हमने इसको कंपेयर कर लिया। चीज़ें हमेशा जब पढ़ते हो तो जो जो चीज़ें हम कर चुके हैं उसके साथ उसका कंपैरिजन करो, देखिए उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, तो चीज़ें याद रखना आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमने ये इस तरह से फॉर्मूला बना दिया। तो इसी तरह से हम क्या कह रहे हैं, फ्लक्स जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है, तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा दो तो यहाँ भी इंडक्टर में हो रहा है तो ये एल आ जाएगा। दिस फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, या फिर जब नंबर ऑफ टर्न्स है, जैसे यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो ये फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाती है उसके लिए, फाई ना होके एन फाई हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स जब हमने इंक्रीज करी तो हमने ये कहा था कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, अगर सिंपल कंडक्टर है तो फाई है फ्लक्स लिंकेज, और अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो वो एन फाई हो जाएगा और ये एल आई। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में इस पे क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो देखिए ये दो फॉर्मूलेज है, वी एल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एल डी आई बाई डी टी एंड एन फाई इज इक्वल टू एल आई। तो जितने भी हमने डिस्कशन करी उसका ये कंक्लूजन है। आपको इसका सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये इसी पे डिस्कशन रहेगी सारी, इसी के अकॉर्डिंग हमने ये कहा कि ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी है। ये फॉर्मूले आपको समझ आने चाहिए कि ये कहाँ से हमने डराइव करे हैं, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट
किस तरह से कंसेप्ट हमने बिल्ड करे, किस तरह से ये फॉर्मूले बने, वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। फिर वो एग्जामिनर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले, आप उसे आंसर कर पाएंगे। तो देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल by virtue of which it opposes any change in the amount of current flowing through it is called self inductance और inductance। हमने ये डिस्कस कर चुके। जिस तरह से रेजिस्टेंस चेंज इन करंट को अपोज कर रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस ऐसी प्रॉपर्टी है कॉइल की जो चेंज इन करंट को अपोज करेगी। ठीक है, तो अब देखिए, L इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, और इसके यूनिट्स रहेंगे हेनरी। रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या रहते थे? ओहम। इसके यूनिट रहेंगे हेनरी, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। अब H के साथ रिलेशनशिप अगर हम देखें तो किस तरह से बनता है, देखिए, हम कहते हैं वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये है, अगर मुझे इसके यूनिट्स निकालने हैं, इसके एल के यूनिट्स निकालने हैं, तो वी एल क्या है? वोल्टेज है। वोल्टेज के यूनिट्स क्या रहे होंगे? वोल्ट्स। यहाँ से टाइम अगर मैं यहाँ लेके जा रही हूँ तो ये क्या रहेगा? टाइम को हम किस तरह से मेजर करते हैं? सेकेंड में। ये डी आई का फैक्टर डिनोमिनेटर में रहेगा, टाइम यहाँ डिनोमिनेटर में रहेगा, सॉरी करंट, तो यहाँ क्या आने वाला है? एम्पियर। तो 1 हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। ये फॉर्मूला आपको क्लियर होगा, इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। 1 हेनरी किसके इक्विवेलेंट रहेगा? इसी तरह के कुछ स्टेटमेंट्स बनाई होगी, कभी एम्पियर ऊपर होगा या सेकेंड नीचे होगा, या वोल्ट की जगह कुछ डिफरेंट फैक्टर्स इंक्लूड करे जाएंगे, कुछ डिफरेंट यूनिट्स अगर इंक्लूड करे जाएंगे, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। V इज इक्वल टू एल आई बाई टी ले लो इसे, एल वी इंटू टी और आई वोल्ट्स सेकेंड, एंड आई किस चीज़ में मेजर करते हैं? एम्पियर में करते हैं। बेसिक कंसेप्ट में ये चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बन रहा है। उसी तरह से अगर हमें इंडक्टेंस को और फॉर्म में डिफाइन करना हो, एक तो हमने ये कह दिया कि ये अपोज करेगा चेंज इन करंट, अगर हमें और फॉर्म में डिफाइन करना हो तो ये दो डेफिनेशंस आपके पास है, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। एक कॉइल हैज ए इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी इफ एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन इट व्हेन द करंट थ्रू इट चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। ईएमएफ 1 हेनरी इंडक्टेंस कब रहेगी आपकी किसी कॉइल की? जब उसमें 1 वोल्ट की ईएमएफ जनरेट हो रही है। किसकी वजह से? जब उसमें करंट जो है वो चेंज हो रहा है 1 एम्पियर पर सेकेंड। इसी फॉर्मूले से आया ये, वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। देखिए, कॉइल की इंडक्टेंस 1 हेनरी है, ठीक है, जब 1 वोल्ट की ईएमएफ इसमें जनरेट हो जाए, किसकी वजह से वो जनरेट हो रही है? जब करंट 1 एम्पियर बाई 1 सेकेंड इस तरह से चेंज हो रहा है। या इसे हम और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ए कॉइल हैज ए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी इफ ए करंट 1 एम्पियर इन द कॉइल सेट अप ए टोटल फ्लक्स ऑफ 1 वेबर। एक फॉर्मूला और हमने कौन सा करा? फाई इज इक्वल टू एल आई। 1 हेनरी इसके यूनिट्स रहते हैं फ्लक्स के वेबर और इसके रहेंगे एम्पियर। तो कॉइल की इंडक्टेंस 1 हेनरी है जब क्या रहे? 1 एम्पियर का करंट आपकी कॉइल में 1 वेबर का फ्लक्स इंड्यूस करे। हमने देखा यहाँ पे एसी है, यहाँ पे चेंजिंग करंट है, उसकी वजह से यहाँ चेंजिंग फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, उसी की वजह से आपकी ईएमएफ जनरेट हो रही है। तो इस कॉइल की प्रॉपर्टी को हमने क्या कह दिया? इंडक्टेंस कह दिया। जब क्या हो, 1 एम्पियर का अगर करंट चेंज हो रहा है तो वो 1 वेबर का फ्लक्स इंड्यूस करे। और यहाँ पे हमने किस तरह से डिफाइन करा? 1 वोल्ट की ईएमएफ कब जनरेट होगी? जब करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड चेंज हो रहा है। तो उस कॉइल की प्रॉपर्टी को हमने 1 हेनरी से डिफाइन करा है। 1 हेनरी यहाँ इंडक्टेंस है। वोल्टेज करंट रिलेशनशिप्स हम देख लेंगे। वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये वोल्टेज रिलेशन अभी तक हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर हमें करंट रिलेशनशिप चाहिए तो हम अगर इनसे दोनों साइड समेशन कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो ये वैल्यू रहेगी 1 बाई एल माइनस इन्फिनिटी टू टी वी एल और वी डी टी। तो ये आपका करंट का रिलेशनशिप बनेगा। जैसे हम रेजिस्टेंस के रिलेशनशिप बनाते थे, V इज इक्वल टू आई आर, तो I क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। तो यहाँ चेंज है, यहाँ डेरिवेटिव है, तो यहाँ इंटीग्रल रहेगा। देन अगर हमें पावर का रिलेशनशिप बनाना है तो हमें पता है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो V, ये वाला फॉर्मूला से V अगर
यहाँ पुट कर दें तो ये आपके पास पावर का रिलेशन रहेगा। उसी तरह से अगर हमें वर्क डन या एनर्जी का रिलेशनशिप बनाना है तो वो भी हमें बना सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि कितनी एनर्जी आपका जो फ्लक्स है, सॉरी कॉइल है, वो कितनी एनर्जी सेव करेगा। देखिए वर्क डन और एनर्जी इसे W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी रहती है, बेसिक कंसेप्ट में कवर कर चुके हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पे अगर हम पावर जो हमने फाइंड आउट करी है उसे पुट कर दें और इसे सॉल्व कर लें तो वर्क डन या एनर्जी स्टोर की वैल्यू रहेगी W इज इक्वल टू 1/2 Li²। अब ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, इस पे भी आपके आगे की डिस्कशन बेस्ड रहेगी। तो एनर्जी स्टोर कितनी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हो रही है, वर्क डन इज इक्वल टू ½ Li²। ध्यान देंगे तो ये ईएमएफ कितनी जनरेट हो रही है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, इंडक्टेंस पे, कॉइल की इंडक्टेंस कितनी है उस पर डिपेंड कर रही है, और करंट कितना है, करंट उस पर डिपेंड कर रही है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर इंडक्टेंस का और फॉर्मूला हमें देखना है तो देखिए ये एक कॉइल है, ये कोर पे बाउंडेड है। तो अगर हमें एल देखना है कि इस कॉइल का एल इंडक्टेंस कितनी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी परमेबिलिटी के। परमेबिलिटी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कशन करेंगे, डेप्थ में डिस्कशन करेंगे ये परमेबिलिटी क्या है। देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कोर है इसका कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पर डिपेंड करेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है उसका स्क्वायर, ध्यान देंगे उसका स्क्वायर है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोर लेंथ, लेंथ की कितनी कोर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इन सब फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो आपका एल रहेगा म्यू एन स्क्वायर A/L, ये आपका एल इंडक्टेंस रहेगा। अगर मैं इसे रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर करूं तो R इज इक्वल टू रो L/A का फॉर्मूला बनाया था, ये कुछ उसी से रिलेटेड फॉर्मूला है। जहाँ रो रेजिस्टिविटी रहती थी हम कहते थे रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, रो डिपेंड करता था कुछ फैक्टर्स पे। तो R इज इक्वल टू रो L A का जो फॉर्मूला है उसी तरह से आपके पास L का फॉर्मूला आ गया। इसमें एक म्यू का फैक्टर आ रहा है, एन स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड लेंथ। यहाँ एरिया बाई लेंथ बाई एरिया था, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या है, एरिया बाई लेंथ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें सिमिलैरिटीज़ और उसमें डिफरेंसेस भी हम देखेंगे। ये ना हो कि आप यहाँ पे L/A कर आए, फॉर्मूला आपको पता था और आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा कहाँ मिस्टेक करेगा और उसी तरह का ऑप्शन पेपर में सेट होता है। आप खुश हो जाएंगे कि उसी तरह आपने कैलकुलेशन करी L/A करके और आपका आंसर आ गया, बट वो आंसर गलत होगा, ठीक है। तो जो हायर लेवल के पेपर रहते हैं, जैसे जो गेट वगैरह के पेपर रहते हैं, उसमें एग्जामिनर हमेशा इस तरह के आंसर्स सेट करता है कि उसे पता है कि बच्चा कहाँ मिस्टेक करेगा और उस अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेशन करके एक आंसर उस तरह से सेट करेगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेशंस करेंगे, ध्यान से इन फॉर्मूलाज को देखेंगे, याद रखेंगे। अब परमेबिलिटी देखते हैं, उससे पहले हम एक रिलेक्टेंस है वो देखते हैं। रिलेक्टेंस प्रॉपर्टी क्या है, रिलेक्टेंस का फॉर्मूला आपके पास रहता है और L का फॉर्मूला आपके पास क्या है। तो देखिए ये फैक्टर्स इस फॉर्मूले में भी है, R के फॉर्मूले में। तो अगर मैं इसे रिलेक्टेंस के फॉर्म में लिखना चाहूँ, कंपेयर करूँ, तो यहाँ रिलेक्टेंस आने वाली है L इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन रिलेक्टेंस, जिसे मैं R से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो इस तरह से फॉर्मूला भी आपका वेरी कर सकता है, पेपर में इस तरह से भी पूछा जा सकता है। L इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेक्टेंस। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेक्टेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिलेक्टेंस क्या है, रिलेक्टेंस रिप्रेजेंट द अपोजिशन विच ए कोर ऑफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स थ्रू इट, ठीक है। ये एक कोर है, कोर डिफरेंट तरह की हो सकती है, अभी हम डिस्कशन करेंगे आने वाली स्लाइड्स में।
एयर कोर हो सकती है, फेराइट कोर हो सकती है, आयरन कोर हो सकती है, सबकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है, अब क्या होगा कि कितना फ्लक्स इस ये कोर पास कर रही है, उसे हम कितना इजीली वो पास करेगी, उसे हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं, इस पे भी हम आएंगे। और कोई फ्लक्स है, वो अपोजिशन कितना शो कर रही है इस फ्लक्स को पास करने में, उसे हम रिलेक्टेंस कहते हैं। काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है, जैसे हम कह रहे हैं कि एक वायर है, करंट फ्लो करने में कितना अपोजिशन कर रही है, उसे हमने क्या कह दिया, रेजिस्टेंस कह दिया। उसी तरह से रिलेक्टेंस जब हम मैग्नेटिक सर्किट्स में डिफाइन करेंगे तो फ्लक्स रहेगा कि फ्लक्स को पास करने में आपका कितना अपोजिशन कोई कोर शो कर रही है, उस प्रॉपर्टी को हम रिलेक्टेंस कह रहे हैं। एंड दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस। अगर रिलेक्टेंस कम है दैट मीन्स इंडक्टेंस ज़्यादा होगी, अगर रिलेक्टेंस ज़्यादा है दैट मीन्स इंडक्टेंस कम होगी। दो कोर कॉइल्स हम पढ़ने वाले हैं, टाइप्स हैं आपके इंडक्टर्स के, वन इज आयरन कोर एंड वन इज एयर कोर। देखिए, एयर इज योर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बट आयरन इज योर मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटाइजेशन होगी आयरन में, तो ये इजीली फ्लक्स को अपने थ्रू पास कर देगा। दैट मीन्स इजीली पास कर रहा है अगर आयरन कोर, तो इसकी रिलेक्टेंस कम है। अगर इसकी रिलेक्टेंस कम है दैट मीन्स इसकी इंडक्टेंस ज़्यादा होगी। और अगर एयर कोर कॉइल है, सपोज कॉइल में एयर है, ठीक है, इसमें कोई भी मटेरियल नहीं है, अगर ये एयर है तो एयर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी परमेबिलिटी बहुत कम रहती है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी आपका जो सिलेबस में एक मेंशन है मैग्नेटिक मटेरियल्स का टॉपिक है, ठीक है, वो सिलेबस में बाद में मेंशन है, तो हम उसे बाद में डिस्कशन करेंगे। तो जब वो टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा तो ये चीज़ें आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि उसमें हम ये सारी चीज़ें, जैसे रिलेक्टेंस है उसमें डेफिनेशन हम देखेंगे उसकी, मैग्नेटिक मटेरियल्स किस तरह के होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए जितना सा आपको चाहिए इंडक्टेंस पढ़ने के लिए, वो चीज़ें मैं आपको क्लियर करवाती जा रही हूँ। तो देखिए, एयर कोर है, एयर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटाइजेशन नहीं होगी, दैट मीन्स एयर से फ्लक्स पास करना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू आयरन कोर कॉइल। फ्लक्स पास करना डिफिकल्ट है, दैट मीन्स रिलेक्टेंस वो ज़्यादा शो कर रही है। अगर ज़्यादा है दैट मीन्स इंडक्टेंस कम है। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि एयर कॉइल कोर कॉइल की इंडक्टेंस कम है और आयरन कोर कॉइल की इंडक्टेंस ज़्यादा है। तो इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान रखेंगे। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, स्टेटमेंट वाले आ सकते हैं या आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। नेक्स्ट इज योर मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपेबिलिटी है, कितने इजीली मैग्नेटिक फ्लक्स आपके किसी मटेरियल से पास हो सकता है, उसी को हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी कह रहे हैं। कितना परमेबिलिटी परमिट कर रहा है आपका मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, उसे हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी कह देंगे। रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से, और म्यू का फॉर्मूला रहेगा म्यू नॉट म्यू आर। इम्पॉर्टेंट है, जहाँ म्यू नॉट जो है वो क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू रहती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ यूनिट्स हैं हेनरी पर मीटर। देखेंगे हेनरी पर मीटर किस तरह से यूनिट्स आए, ठीक है। और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है म्यू नॉट, फ्री स्पेस की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये हमेशा यही वैल्यू रहेगी। यूनिट्स है हेनरी पर मीटर। इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन इस पे आ जाता है, कई बार इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो म्यू है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, या इसे एब्सोल्यूट परमेबिलिटी भी कह देते हैं। म्यू नॉट है फ्री स्पेस की परमेबिलिटी। अब म्यू आर का फैक्टर है, दिस इज योर रिलेटिव परमेबिलिटी, इसे रिलेटिव परमेबिलिटी कहेंगे। ये फैक्टर आपका यूनिट लेस रहेगा। एयर के केस में मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1 रहती है, आयरन के केस में ये बहुत ही ग्रेटर रहती है, ग्रेटर देन 1000 रहेगी आयरन कोर के केस में। आयरन के केस में मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है, इसी रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी या रिलेटिव परमेबिलिटी के बेसिस पे ही हम मटेरियल्स को डिफाइन करते हैं कि आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक है, डाई मैग्नेटिक है। वो हम मैग्नेटिक सर्किट्स में कवर करेंगे, जो मैग्नेटिक मटेरियल का टॉपिक आएगा या चैप्टर आएगा उसमें कवर करने वाले हैं। तो अभी के लिए ये रिलेटिव परमेबिलिटी है, ये कुछ एक कांस्टेंट है, ठीक है। मटेरियल
इसकी किस तरह की रिलेटिव परमेबिलिटी रहेगी डिफरेंट मटेरियल से, तो ये डिफरेंट रहेगी। फ्री स्पेस है म्यू नॉट, उसी के अकॉर्डिंग आपकी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग आपकी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी रहेगी। अगर आपको इसके यूनिट्स देखने हैं तो यूनिट्स ये यूनिटलेस है, इसके यूनिट्स रिलेटिव परमेबिलिटी यूनिटलेस है। फ्री स्पेस में हेनरी पर मीटर है और यहाँ भी हेनरी पर मीटर है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के। तो कहाँ से यूनिट्स आए, अगर हमें ये चेक करना है तो देखिए एल क्या था, म्यू एन स्क्वायर एरिया बाई एल, इसके यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। हमें पता है एल के यूनिट्स हेनरी रहते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स तो एक कांस्टेंट है कि कितनी 5 नंबर ऑफ टर्न्स हो सकती हैं, 10 नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, इसके यूनिट्स तो नहीं रहेंगे। इसके यूनिट्स क्या रहेंगे, मीटर स्क्वायर, एरिया के मीटर स्क्वायर रहेंगे, लेंथ के क्या रहते हैं मीटर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। म्यू के अगर हम निकाल रहे हैं तो ये वाला फैक्टर यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, तो म्यू के यूनिट्स क्या हो गए, हेनरी पर मीटर हो गए। जो फॉर्मूला हमें पता था वहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर आप भूल जाएं कि हेनरी पर मीटर है तो अगर फॉर्मूला याद है वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, म्यू के यूनिट हेनरी पर मीटर है, म्यू नॉट के यूनिट्स हेनरी पर मीटर है, म्यू आर जो है वो यूनिटलेस है, वो एक कांस्टेंट है, ये यूनिटलेस है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, पोजीशन इन मीडियम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड सिग्नल। अब इंडक्टर्स टाइप हम देखते हैं। हमने देखा कि इंडक्टर को हम डिफाइन कर रहे हैं कि एक कॉइल है और सपोर्ट के लिए या उसकी प्रॉपर्टीज़ को कुछ एक चेंज करने के लिए हमने उसे एक कोर पे वाउंड कर रखा है। उसी कोर के अकॉर्डिंग, वो कोर किस मटेरियल का बना है उसी के अकॉर्डिंग हम इंडक्टर्स की क्लासिफिकेशन देंगे। वन इज़ योर एयर कोर इंडक्टर, आयरन कोर, एंड थर्ड वन इज़ योर फेराइट कोर इंडक्टर। तो इन पे स्टडी करते हैं। वन इज़ आयरन कोर इंडक्टर। देखिए या तो कॉइल इसी तरह से है या उसकी सपोर्ट के लिए हमने एक कोर लगा दिया है और वो कोर ऐसा है जो कि नॉन मैग्नेटिक है, तो उसे भी हम आयरन कोर इंडक्टर्स कह रहे हैं। जैसे सिरेमिक कोर है तो सिरेमिक कोर इंडक्टर्स को, अगर कोर जो है वो सिरेमिक है तो हम उसे आयरन कोर इंडक्टर कहेंगे। जो सिरेमिक है उसका लो टेम्परेचर, लो थर्मल कॉफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन रहता है। देखिए जिस तरह से हमने रजिस्टर्स के टाइप्स देखे थे, उसकी देखे थे कि रजिस्टर्स किस तरह के हैं। हमने पहला क्या देखा था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखी थी, देन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखी थी और कहाँ वो यूज़ होते हैं वो देखा था। तो इसी तरह से जब इंडक्टर्स के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं हम देखेंगे कि किस तरह से वो बना हुआ है, कौन सी उसकी एडवांटेजेस हैं, कौन से डिसएडवांटेजेस हैं और कहाँ हम उसे यूज़ करेंगे। तो जो सिरेमिक मटेरियल है उसकी एक प्रॉपर्टी रहती है कि दैट इट हैज़ लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। इस चीज़ का क्या मतलब है कि टेम्परेचर के साथ उसकी वैल्यू जो है वो स्टेबल है, टेम्परेचर के साथ वो चीज़ स्टेबल है, वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है। टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है तो आपका कोर जो है वो स्टेबल है। ठीक है, यही डिज़ायरेबल रहता है, हमें स्टेबिलिटी हम डिसाइड करते हैं कि टेम्परेचर के साथ आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज ना हो। तो एयर कोर इंडक्टर्स जो हैं वो स्टेबल हैं। क्यों स्टेबल हैं, क्योंकि इसमें सिरेमिक कोर यूज़ हो रहा है और सिरेमिक कोर जो है उसका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। अब देखिए इसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है। हमने अभी डिस्कस करा कि एयर कोर है, एयर की कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है। उसी तरह से हमने क्या इसकी सपोर्ट के लिए हमने इसको सिरेमिक कोर दे दिया। ठीक है, सिरेमिक कोर की भी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है। इसके इस चीज़ का क्या मतलब है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर आने वाला है सभी मटीरियल में। म्यू नॉट की वैल्यू तो सेम ही है, म्यू आर की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, उस पर आपकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू डिपेंड करेगी। अब म्यू आर है एयर के केस में या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में ये वैल्यू रहती है 1, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, कुछ एक कम ही वैल्यू होगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अगर मैं आयरन कोर से इसका कंपैरिजन करूँ तो मैंने कहा था कि म्यू आर की वैल्यू कुछ 1000 से ऊपर है, तो ये वैल्यू म्यू आर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। बट इस केस में म्यू आर की वैल्यू लो है और ये डिपेंड करता है एल पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्कस कर चुके हैं हम। दैट मीन्स एयर कोर में एल की वैल्यू भी लो होने वाली है। लो इंडक्टेंसेस है यहाँ, ये लो इंडक्टेंसेस है और इसी वजह से हम इन्हें हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस पे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये और इसके एडवांटेजेस क्या है, दैट इट हैज़ वेरी लो कोर लॉसेस। कोर लॉसेस क्या होते हैं, 2 टाइप ऑफ लॉसेस रहेंगे आपके, एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस।
ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडी करंट लॉस को हम इन डेप्थ में तो नहीं, हम कुछ एक देखेंगे कि किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ रखा है और आपके सिलेबस में भी ये चीज़ें मैंशनड है। तो हम ये वाला लॉस देखेंगे। हिस्टेरिसिस लॉस है, अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये लॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इनके फॉर्मूलेज देखेंगे और इसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे। बट आप इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स भी कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपने इलेक्ट्रिकल पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उनके लिए हम अलग से एक सीरीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस हैं जो इंडक्टर्स में रहते हैं। कोर, ये कोर लॉसेस है, कोर की वजह से, डिफरेंट टाइप ऑफ कोर है, उसकी वजह से ये लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक है कि अगर मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक कोर है, तभी ये लॉसेस होने वाले हैं। थोड़ी बहुत डिस्कशन हम इन पे करेंगे। बट हमने कहा कि जो एयर कोर है वो नॉन मैग्नेटिक है, तो इसके लॉसेस जो हैं वो बहुत कम रहेंगे और हाई क्वालिटी फैक्टर रहेगा। तो हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे, किस तरह से ये बना हुआ है, इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है और किस फ्रीक्वेंसी पे वो यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ें आप इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ योर आयरन कोर इंडक्टर्स। अब जो कोर है वो सिरेमिक या आयरन एयर ना होके आयरन कोर है। आयरन भी या तो सॉलिड हो सकती है या लैमिनेटेड हो सकती है। लैमिनेटेड हमने क्यों बोला, अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो आयरन है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो आयरन, इसी को हम फेरोमैग्नेटिक कोर इंडक्टर भी कह रहे हैं। अब हमें पता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर है। म्यू आर बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो म्यू उस फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा, उसी फैक्टर से आपका इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स आयरन कोर इंडक्टर्स की इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है तो हम इसे लो फ्रीक्वेंसीज पे, हाई फ्रीक्वेंसीज पे नहीं यूज़ करेंगे। लो फ्रीक्वेंसीज या जिन्हें हम ऑडियो फ्रीक्वेंसीज कहते हैं उस पर यूज़ करेंगे। हाई इंडक्टेंस है, हाई पावर्स है आयरन कोर इंडक्टर्स में। अब हमने कहा कि हमने इसे लैमिनेट क्यों करा है। हमने इसे लैमिनेट करा है ताकि एडी करंट लॉसेस हैं वो मिनिमाइज्ड हो सके या उनका मैग्नीट्यूड है वो कम हो सके, इसीलिए हम आयरन कोर को लैमिनेट करते हैं। इस पे भी सीधा सीधा सा एक क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए हम उसे लैमिनेट करते हैं और उसे हम चोक भी कहते हैं। तो इसे समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि एडी करंट लॉसेस होते क्या हैं। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो कोर है वो आयरन का बन रखा है, मेटल है। मेटल की प्रॉपर्टी क्या रहती है, मेटल की प्रॉपर्टी क्या रहती है कि मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम रहता है, या कंडक्टिविटी जो है वो बहुत हाई रहती है। तो देखिए इस कोर में, कोर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगर आयरन कोर कंडक्टर से तो हम कोर यूज़ कर रहे हैं उसकी सपोर्ट के लिए। अगर आयरन सॉरी एयर कोर कंडक्टर है तो हम उसे सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आयरन कोर है तो हमने आयरन कोर क्यों लगाया, जब हमारे पास एयर कोर था हमने देखा कि एयर कोर की जो एल है वो वैल्यूज़ बहुत कम है, एल की वैल्यू कम है इंडक्टेंस की। बट हाई लो फ्रिक्वेंसीज के लिए हमें इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, तो लो फ्रिक्वेंसीज के लिए हमने आयरन कोर को डिज़ाइन करा। तो अगर हमें इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो हमने आयरन कोर देखा। ठीक है, बट ये जो कोर है इसमें क्या रहेगा, अगर ये आयरन का बन रखा है तो यहाँ पे क्या रहेगा, एडी करंट सर्कुलेट्स होंगे, क्योंकि ये मेटल का बना है, रेजिस्टेंस कम है, कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा है, यहाँ भी फ्लक्स रहेगा। इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इजीली इससे पास हो रही है। तो इसके जो कोर है इसके वॉल्यूम में या इसके सरफेस पे आपका कुछ करंट सर्कुलेट करना शुरू कर देंगे और वो अनडिज़ायरेबल है। उन्हीं करंट्स को हम एडी करंट कह रहे हैं। उन अनडिज़ायरेबल करंट्स क्यों कह रहे हैं कि देखिए हमने ये इंडक्टेंस है, ये पूरा इंडक्टर है, कोर है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ईएमएफ यहाँ जनरेट हो, करंट आपका यहाँ आना चाहिए। हम जो ये कोर को यूज़ कर रहे हैं या सपोर्ट के लिए या इंडक्टेंस को इंक्रीज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसमें करंट की वैल्यूज़ अगर आ रही हैं और अगर वो करंट बहुत ही हायर वैल्यू का हो जाता है तो करंट आपका हीट से रिलेटेड रहता है।
हमारी डिस्कशन है, हमें पता है करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाए, पावर डिसिपेशन इंक्रीज हो जाती है, I²R, पावर डिसिपेशन इंक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जहाँ भी आपने आयरन कोर इंडक्टर अपनी डिवाइस में लगाया है, उस डिवाइस का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज होता जा रहा है, दैट इज़ वेस्ट ऑफ एनर्जी। इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है कि ये हीट जनरेट हो। हमें यहाँ ईएमएफ चाहिए, हमारी फंक्शनैलिटी इस इंडक्टर के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। यहाँ जो कोर में करंट्स हैं, जो सर्कुलेटिंग करंट्स हैं, वो एडी करंट अनडिज़ायरेबल है। टेम्परेचर को वो राइज कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहे हैं, ये करंट अनडिज़ायरेबल है, हमें इसे मिनिमाइज करना है। तो इसे मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कोर है इसे शीट्स में डिवाइड कर देंगे और एक दूसरे से लैमिनेट कर देंगे। ऐसा करने से क्या रहेगा, जो इस पार्ट के लिए करंट है वो नेक्स्ट पार्ट में नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस पार्ट का और इस पार्ट में क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस आ चुका है, लैमिनेशन हो चुकी है, जो कांटेक्ट है वो कम हो चुका है। दैट मीन्स हमने क्या करा, हमने अगर इस मेटल की, इस कोर की कंडक्टिविटी अगर हम किसी तरह से डिक्रीज कर पाएँ, तो ये जो करंट्स थे, एडी करंट्स थे, वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आयरन कोर में एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, लॉसेस हैं ये, ठीक है, अनडिज़ायरेबल है, इन लॉसेस को दूर करने के लिए हम आयरन को थिन शीट्स में डिवाइड करते हैं और उसे लैमिनेट कर देते हैं, ताकि कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाए, ठीक है, रेजिस्टेंस एडी करंट का इंक्रीज हो जाए, उससे मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये डिस्कशन है, इस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आ रखा है। तो एक फॉर्मूला रहता है एडी करंट के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला, बट वो फ्रीक्वेंसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और फ्रीक्वेंसी भी रेज टू पावर 2 रहता है। दैट मीन्स देखिए, अगर मुझे एडी करंट को कम करना है, तो एक और फैक्टर क्या हो सकता है कि मैं फ्रीक्वेंसी को कम कर दूं। एडी करंट को कम करने के लिए मुझे फ्रीक्वेंसीज को कम करना पड़ेगा। इसीलिए आपका जो आयरन कोर है वो लो फ्रीक्वेंसीज या ऑडियो फ्रीक्वेंसीज पे यूज़ होता है। लो फ्रीक्वेंसीज पे यूज़ करने का क्या मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी कम है, एडी करंट भी उसमें कम होंगे, या फिर लैमिनेशंस कर दो तब भी मैग्नीट्यूड एडी करंट का कुछ एक्सटेंट तक हम कम कर पाएंगे, इन लॉसेस को कुछ कम कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वन इज़ योर फेराइट कोर इंडक्टर। फेराइट एक मटेरियल है, उसका अगर हमारा कोर है तो हम उसे फेराइट कोर इंडक्टर कह देंगे। ये मिक्सचर है आयरन ऑक्साइड का, एग्जाम्पल हो सकते हैं FeO2 और मेटल्स का। आयरन ऑक्साइड और मेटल्स का अगर हम मिक्सचर कर दें तो वो एक फेराइट बन जाएगा। उसकी कुछ एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इस की क्या प्रॉपर्टी है, जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर कोर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है तो वही तो डिज़ायरेबल है। क्यों डिज़ायरेबल है, कंडक्टिविटी आयरन कोर की ज़्यादा थी तभी एडी करंट ज़्यादा आ गए थे। अगर कंडक्टिविटी, ऐसा मटेरियल का हमने कोर बना दिया जिसकी कंडक्टिविटी कम है, तो एडी करंट तो खुद ही कम हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे। और अगर ये कम हो रहे हैं तो हम इसे हाई फ्रीक्वेंसीज पे भी यूज़ कर पाएंगे। तो ये आपका फेराइट कोर इंडक्टर है। तो हमारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इतना ही ज़रूरी है। इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्टर्स रहते हैं, जो हमने 3 क्लासिफिकेशन करी, क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इतना ही करना है। बट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा है। अगर आप भी इन डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं और इन डेप्थ में इसे स्टडी करना चाहते हैं, तो आप इसे नेट से स्टडी कर सकते हैं। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर स्टडी करे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग इतना मटेरियल सफिशेंट है। पर अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी कवर कर सकते हैं। अगर इंडक्टर सिंबल्स हम देख रहे हैं, वन इज़ आयरन कोर, इस तरह का सिंबल रहेगा। एयर कोर, एयर कोर का ये सिंबल रहेगा। आयरन कोर का कुछ इस तरह का सिंबल है। ये फेराइट कोर का है और ये वेरिएबल कोर का है। वेरिएबल कोर का क्या मतलब है कि इंडक्टेंस जो है वो चेंज हो रही है। जिस तरह से हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल बनाया था, उसी तरह से हम वेरिएबल कोर का ये सिंबल बना रहे हैं।
इंडक्टर टाइप्स, अभी हमने देखा इंडक्टर टाइप की कोर का किस तरह का मटेरियल है उस पर क्लासिफिकेशन कर दी। अब लीनियरिटी के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। जिस तरह से हम कहते थे कि रेजिस्टेंस, लीनियर रेजिस्टेंस एंड नॉन लीनियर रेजिस्टेंस रहते हैं, उसी तरह से आपके पास यहाँ लीनियर इंडक्टर है और नॉन लीनियर इंडक्टर्स हैं। हम इन्हें किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं? अगर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करना चाहें, अगर मैं रिवाइज करना चाहूँ, तो हम क्या कहते थे? लीनियर रेजिस्टेंस ऐसा एक रेजिस्टेंस है जो करंट की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है, वोल्टेज की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। हम एक मैन्युफैक्चरर ने एक रेजिस्टेंस बना दिया, उसकी वैल्यू उस पर मैंशन कर दी, तो करंट और वोल्टेज हम कितनी भी दे दें, अगर वोल्टेज हम उसके अक्रॉस कितनी भी दे दें और उसके अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट रेजिस्टेंस आपका सेम रह जाएगा। ठीक है, यही आपका ओम्स लॉ कहता था कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है R आपका, ये वैल्यू V और I पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, कितना मैन्युफैक्चरिंग हुई है, किस मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कौन सा प्रोसेस है, उन पे आर की वैल्यू डिपेंड करेगी, वी और आई पे नहीं डिपेंड करेगी। वो आपका लीनियर रेसिस्टर है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने लीनियर इंडक्टर किस तरह से डिफाइन करा? व्हेन इंडक्टर ऑफ inductance of an inductor is independent of current magnitude, then the inductor is called as linear inductors. इसमें हम वी एल इज इक्वल टू या वी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये रिलेशन आपके पास रहता है। ये जो इंडक्टेंस की वैल्यू है वो इस चेंज इन करंट पे अगर नहीं डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो आपका लीनियर इंडक्टर है। इस चेंज इन करंट की वजह से आपके चेंज इन वोल्टेज होगा। ईएमएफ, यहाँ वोल्टेज सोर्स है, अगर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इस वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है, ये करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, उस अकॉर्डिंग यहाँ जो ईएमएफ जनरेट हो रही है उसे मैं वी एल कह दूँ या ई एल कह दूँ या वी ही कह दूँ, तो वो वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट चेंज हो रही हैं। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये सोर्स वोल्टेज है, ये वी नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग ईएमएफ चेंज हो रही है। बट एल जो है उस कॉइल की प्रॉपर्टी है, वो वैल्यू सेम है, वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी है, ये इस करंट की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आपका ऐसे इंडक्टर को हम लीनियर कह देते हैं। देखिए हम कहते थे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी, तो ये मैं ग्राफ बना रही हूँ, यहाँ जीरो है तो वोल्टेज जीरो है, चेंज इन करंट अगर जीरो है तो वोल्टेज जीरो है। अगर चेंज इन करंट कुछ वन एम्पियर पर सेकेंड आ रहा है तो उस अकॉर्डिंग कुछ वोल्टेज जनरेट हो रही है, सपोज वो 1 वोल्ट हो सकती है, 2 वोल्ट हो सकती है। उसी तरह से ये 2 एम्पियर पर सेकेंड के लिए कुछ एक वोल्टेज आएगी। इसी तरह से जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जा रहा है, ये वोल्टेज भी इंक्रीज होती जा रही है, जैसे यहाँ वोल्टेज इंक्रीज होती जा रही थी। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ वोल्टेज ईएमएफ जो जनरेट हो रही है वो इंक्रीज होती जा रही है चेंज इन करंट की वजह से, बट एल जो है वो आपका कांस्टेंट है। देखिए यहाँ मैं स्लोप अगर मैं डिफाइन करूँ तो स्लोप मैं क्या कहती हूँ, y अपॉन एक्स रहता है, तो ये क्या रहेगा v अपॉन डी आई बाई डी टी। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या है, ये l, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए तो v अपॉन दिस फैक्टर विल बी इक्वल टू l, तो ये स्लोप क्या रहेगा l। पर क्या इस ग्राफ की स्लोप r रहेगी, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, या 1 अपॉन r रहेगी, ये हमने सर्किट फंडामेंटल्स में कवर करा है। देखिए ओम्स लॉ तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, अगर मुझे इसकी स्लोप निकालनी है तो मैं क्या कहूँगी, I अपॉन वी रहेगी, ये I अपॉन वी अगर इसकी स्लोप है, ये y अपॉन एक्स है। अगर मैं इसकी स्लोप r डिफाइन कर दूँ तो I इज इक्वल टू वी इंटू आर है, ये तो ओम्स लॉ बन नहीं रहा है। तो ठीक है, तो ये क्या रहेगा 1 बाई आर रहेगा। ठीक है, ये जो इसकी स्लोप है वो 1 बाई आर है, तो जैसे r कांस्टेंट है तो 1 बाई आर भी कांस्टेंट होगा, जिसे हम कंडक्टेंस G कहते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, हम रिवाइज ही कर रहे हैं। अगर यहाँ V है यहाँ I है, तब हम ये कह सकते हैं कि इसकी स्लोप अब R से डिनोट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी हैं, जब मैथ्स पढ़ते हैं उसमें ये सारी चीज़ें हमने करी हैं, मतलब हमने नहीं करी हैं, आपने पक्का करी होगी, हम सब ने करी हैं जब हम लोअर क्लासेस में स्टडी करते थे। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान से करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छे से चीज़ें देखेंगे, तो उस अकॉर्डिंग यहीं पे एग्जामिनर आपका नॉलेज जो है वो चेक कर देगा या आपको कन्फ्यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ इसकी स्लोप है L। ठीक है, ये लीनियर है अगर चेंज इन करंट पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसके अलावा हमने एक फॉर्मूला देखा था फाई इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, अब ये जो है फाई और आई की वैल्यू पे एल अगर डिपेंड नहीं कर रहा है तो आपका ये लीनियर रेजिस्टेंस है। आई इंक्रीज हो रहा है चेंज इन करंट, या करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उसी तरह से आपकी फ्लक्स की वैल्यू, कितना फ्लक्स जनरेट कर रहा है ये कॉइल या कंडक्टर, वो वैल्यूज
इंक्रीज हो रही हैं, बट इंडक्टेंस की वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो कांस्टेंट है। अभी देखिए फाई अपॉन आई इसका स्लोप रहेगा, वो उसकी वैल्यू एल है, ठीक है, और एल एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये आपका लीनियर इंडक्टर पे डिस्कशन है। नॉन लीनियर इंडक्टर क्या रहेगा, उसमें अब आपकी इंडक्टेंस की वैल्यू है वो करंट मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी, तो आपका नॉन लीनियर इंडक्टर रहेगा। एग्जाम्पल आपका आयरन कोर इंडक्टर है, और प्रीवियस केस में आपका एग्जाम्पल जो था वो एयर कोर इंडक्टर था। देखिए यहाँ तक, जब तक यहाँ करंट चेंज हो रहा है तो यहाँ तक वोल्टेज जो इंक्रीज हो रही है वो लीनियरली इंक्रीज हो रही है, बट इसके बाद यहाँ सेचुरेशन आ चुकी है। अगर इसके बाद आपका चेंज इन करंट इंक्रीज भी होता है तो जो ईएमएफ है, सपोज अगर वो 4 वोल्ट है तो वो 4 वोल्ट पे ही कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद इस पॉइंट के बाद चेंज में करंट इंक्रीज भी हो, वोल्टेज जो इंड्यूस हो रही है वो सेम ही रह रही है। उसी तरह से यहाँ भी सेचुरेशन आ चुकी है, करंट इसके बाद आप कितना भी इंक्रीज कर लो, ये फाई की वैल्यू है वो सेम है। तो ये आपके आयरन कोर इंडक्टर का केस रहेगा, नॉन लीनियर इंडक्टर, जिसमें आपकी वैल्यू डी आई बाई डी टी पे डिपेंड कर रही है। अब हम जितनी भी हमने डिस्कशन करी है इंडक्टर पे, उसकी फॉर्मूलाज हमने देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे। हम देखेंगे, समझेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है। अभी तक का अगर लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया है तभी आप ये करेक्टरिस्टिक्स इसकी समझ पाएंगे। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है, देयर इज नो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इफ ए करंट थ्रू इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम एंड इंडक्टर इज देयरफॉर शॉर्ट सर्किट टू डीसी। तो पेपर में आपको क्वेश्चंस किस तरह से हो सकते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स दी जा सकती हैं और उनमें से पूछा जा सकता है कि कौन सी ट्रू है। उस तरह का पेपर हो सकता है वो स्टेटमेंट्स इन करेक्टरिस्टिक्स पे ही डिपेंड कर रही हूँ, इसीलिए आपकी करेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है। हमने ये डिस्कस करा कि वी एल या वी जो इंडक्टर में इंड्यूस होती है उसका फॉर्मूला कुछ ये रहता है, अगर चेंज इन करंट नहीं है तो चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा, चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। जैसा हमने पहला मैग्नेट का केस करा था, जब मैग्नेट स्टेशनरी था फ्लक्स तो फिर भी जनरेट हो रहा था, बट फ्लक्स जनरेट हो रहा था बट वो चेंज नहीं हो रहा था। अगर वो चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगी, यही हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। अगर मैं कहूँ कि ये चेंज इन करंट नहीं हो रहा है, ये इक्वल टू ज़ीरो है, जैसा डीसी के केस में होता है, ये चेंज इन करंट नहीं हो रहा है, अगर ये चीज़ ज़ीरो है, सपोज यहाँ 4 एम्पियर करंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो वोल्टेज क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। दैट मीन्स आपका इंडक्टर वोल्टेज जब भी ज़ीरो है, उस चीज़ का क्या मतलब है कि आपका जो भी डिवाइस है वो शॉर्ट सर्किट हो चुकी है, जैसे हम रेजिस्टेंस के केस में कहते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब डीसी करंट है, करंट चेंज नहीं हो रहा है, तो इंडक्टर इज़ शॉर्ट सर्किट टू डीसी। डीसी के लिए आपका इंडक्टर शॉर्ट सर्किट है, वोल्टेज उसमें कोई भी इंड्यूस नहीं होगी क्योंकि चेंज इन करंट नहीं हो रहा है। A finite amount of energy can be stored in an inductor even if the voltage across the inductor is zero, such as when the current through it is constant. एनर्जी की बात हो रही है तो एनर्जी के फॉर्मूले पे चले जाइए, V इज इक्वल टू 1/2 LI²। ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, अगर वोल्टेज ज़ीरो भी हो जाए तब भी यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी आपका इंडक्टर स्टोर करेगा। यही आपकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज द करंट थ्रू एन इंडक्टर बाई ए फाइनाइट अमाउंट इन जीरो टाइम, फॉर दिस रिक्वायर्स एन इनफाइनाइट वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विच इज़ इम्पॉसिबल, देयरफॉर इंडक्टर कांट बिहेव एज स्विच। इंडक्टर डज नॉट अलाउ अ सडन चेंज ऑफ करंट until impulse of voltage is applied। इस करेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है कि करंट जो है वो इंडक्टर में इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता। इंस्टेंटेनियसली चेंज होने का क्या मतलब है कि जैसे ये करंट है, ये टाइम के साथ आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्मॉल आई से। अगर मुझे एक ही पॉइंट पे, मतलब ज़ीरो टाइम पे एक ही पॉइंट पे ये इंस्टेंटेनियसली अगर मुझे ये करंट चेंज करना है, तो अगर मुझे ऐसा करना है तो उसके लिए ये पॉसिबल, रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंडक्टर में करंट एक ही पॉइंट पे चेंज हो जाए। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते थे, रजिस्टर्स की बात करते थे, तो करंट एक ही पॉइंट पे उसमें चेंज हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, बट इंडक्टर में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? V इज इक्वल टू L
डी आई बाई डी टी, क्योंकि इंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज करता है, जैसे रेजिस्टेंस चेंज फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता था। बट हम ये तो नहीं कहते थे कि वो ऐसा करेगा ही नहीं। एक रेजिस्टेंस है, उससे करंट फ्लो करेगा, उसकी कुछ एक प्रॉपर्टी है जिससे वो उस करंट को फ्लो करने में अपोजिशन देगा। उसी तरह से करंट चेंज आपका इंडक्टर में भी होगा, ठीक है। करंट चेंज इंडक्टर में होगा, बट वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा, ठीक है। अपोजिशन रहेगी उसमें, वो इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से अपोजिशन रह रही है, तो वो एक इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा। अगर मुझे करंट को इंस्टेंटेनियसली चेंज करना है, दैट मीन्स कि मेरा ये जो डी टी का फैक्टर है वो टाइम टेंड्स टू ज़ीरो है, ठीक है। इसी पॉइंट पे ऐसा ना हो कि 1 मिली सेकेंड या 2 मिली सेकेंड पे हो चेंज हो करंट, वो चेंज एक्चुअल में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसी तरह से वो चेंज होता है। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ज़ीरो टाइम पे ही वो करंट चेंज हो जाए, अगर मुझे ऐसा करना है तो उसके लिए क्या रहेगा, दिस फैक्टर टेंड्स टू ज़ीरो, दैट मीन्स 1/0 इज इन्फिनिटी, वोल्टेज टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर मैं एक इम्पल्स दे दूँ, इम्पल्स वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है, ये इम्पल्स है आपकी, अगर मैं ऐसा करने में पॉसिबल हूँ तो आपका, तब हम ये कह पाएंगे कि आपका जो करंट है इंडक्टर में इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रहा है, ज़ीरो टाइम में उसकी एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। ज़ीरो टाइम में सपोज 1 एम्पियर या 4 एम्पियर कुछ भी एक वैल्यू है, तो ये वो ज़ीरो टाइम में चेंज होके एक फाइनाइट वैल्यू उसकी आ रही है। ऐसा अगर आपको करना है तो इम्पल्स देनी पड़ेगी। बट इनफाइनाइट वोल्टेज रियल आइडियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इनफाइनाइट वोल्टेज नहीं एग्जिस्ट करेगी। या हम ये कह सकते हैं कि मैं एक हाई वोल्टेज दे दूँ, बहुत हाई जिसकी वैल्यू है, तो हाँ, तो करंट जो है वो जल्दी चेंज करेगा, इंस्टेंटेनियसली चेंज करेगा। बट अगर मुझे उसे इंस्टेंटेनियसली ही चेंज करवाना है, उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही चेंज कराना है, तो इनफाइनाइट वोल्टेज देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही हमारी इस कैरेक्टरिस्टिक की डिस्कशन है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। अगर इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता, दैट मीन्स आपका जो इंडक्टर है वो स्विच की तरह बिहेव नहीं करता है। उसी तरह से कैपेसिटर्स रहेंगे, वो भी स्विच की तरह बिहेव नहीं करते हैं। रेजिस्टर्स आपका स्विच की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें वोल्टेजेस और करंट एक ही पॉइंट पे इंस्टेंटेनियसली हम चेंज करा सकते हैं। बट जो इंडक्टर रहेगा वो करंट को इंस्टेंटेनियसली हम चेंज नहीं करवा पाएंगे, वो स्विच की तरह बिहेव नहीं करेगा। बट अगर हम आइडियल वर्ल्ड की आइडियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो वो इंडक्टर will not allow sudden change of current until impulse of voltage is applied। कि वोल्टेज, इनफाइनाइट वोल्टेज अगर हम अप्लाई कर दे रहे हैं, अगर आप ये करने में पॉसिबल है, तो हाँ, आपका करंट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये सारी डिस्कशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, द इंडक्टर नेवर डिसिपेट्स एनर्जी बट ओनली स्टोर्स इट। एनर्जी में बी डिलीवर टू द इंडक्टर फॉर ए पार्ट ऑफ टाइम एंड रिकवर फ्रॉम द इंडक्टर लेटर। ऑल द एनर्जी स्टोर्ड में बी रिकवर्ड फ्रॉम द रियल इंडक्टर। पावर डिसिपेशन इन ए आइडियल इंडक्टर इज 0। यहाँ आइडियल इंडक्टर रहेगा। पावर डिसिपेशन की बात कर रहे हैं, जब हम रेजिस्टेंस की बात करते थे हम ये कहते थे कुछ एक पावर डिसिपेशन होगा, फॉर्मूले से I²R से हम उसे फाइंड आउट कर लेते थे। बट पावर डिसिपेशन इन एन आइडियल इंडक्टर इज इक्वल टू 0। ये भी स्टेटमेंट, इस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस केस में कि पावर डिसिपेशन 0 है या कुछ और फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो पावर डिसिपेशन 0 है, इस चीज़ का क्या मतलब है कि आपका जो इंडक्टर है वो एक AC साइकिल के एक पार्ट के लिए आपका इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है, और सेकेंड पार्ट के लिए यहाँ एनर्जी ट्रांसफर, जब एक पार्ट ऑफ साइकिल है तो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू इंडक्टर रहेगा, और सेकेंड साइकिल के लिए क्या रहेगा, फ्रॉम इंडक्टर टू सोर्स। तो जितनी आपके सोर्स ने एनर्जी प्रोवाइड करवाई इस इंडक्टर को, उतनी ही इंडक्टर रिटर्न बैक करेगा स्टोर को।
इसीलिए हम पावर डिसिपेशन ज़ीरो कह रहे हैं। ये आपका आइडियल इंडक्टर के केस में रहेगा। रियल इंडक्टर के केस में आपका कुछ रेजिस्टेंस रहता है और उसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन कुछ रहेगी एंड पावर डिसिपेशन विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। देखिए, हमने कहा कि इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है। एक्चुअल में क्या रहेगा, जैसे कुछ टाइम के लिए आपका सोर्स एनर्जी प्रोवाइड करेगा इंडक्टर को, और कुछ टाइम के लिए इंडक्टर जो है रिटर्न बैक करेगा उस एनर्जी को आपके सोर्स पे। तो जितनी सोर्स एनर्जी प्रोवाइड कराई थी इंडक्टर को, उतनी ही आपकी इंडक्टर ने सोर्स को प्रोवाइड करा दी। तो पावर डिसिपेशन बिल्कुल नहीं हुई। जितनी एनर्जी थी, एनर्जी टोटल इक्वल टू पावर डिसिपेशन इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ऐसा हम ये लेके चलते हैं कि जो इंडक्टर है वो अगर आइडियल इंडक्टर है तभी, अगर वो प्रैक्टिकल इंडक्टर है तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुछ एक रेजिस्टिव पार्ट रहेगा और रेजिस्टिव पार्ट होने की वजह से कुछ पावर डिसिपेशन रहेगी और पावर डिसिपेशन विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब हम ये देखते हैं सर्किट मॉडल्स। अगर तो आइडियल है तो कुछ इस तरह का एक इंडक्टर हमने लगा लिया है और इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें पता है कि करंट जो है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो रहा है। अगर चेंज करना है तो हमें इम्पल्स ऑफ वोल्टेज प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और क्या रहेगा, डीसी के लिए वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगी। ये सारी हमारी इसकी आइडियल इंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी। बट प्रैक्टिकल में क्या रहेगा, प्रैक्टिकल में हम एक इंडक्टर एल इंडक्टेंस के साथ एक रेजिस्टेंस आर डब्ल्यू सीरीज़ में लगाएंगे और पैरेलल में उसके साथ एक कैपेसिटेंस लगा देंगे। अब ये चीज़ें क्यों आ गई? क्योंकि देखिए, जो इंडक्टेंस है वो एक कंडक्टर से बन रखा है, जो कॉइल है कंडक्टर से बन रखा है, और कंडक्टिंग मटेरियल का भी तो कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस होगा, कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है। तो उसी रेजिस्टेंस को हम आर डब्ल्यू से यहाँ डिनोट कर रहे हैं और उसे इंडक्टेंस के सीरीज़ में लगा रहे हैं। क्योंकि जो भी आपकी कॉइल्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उसका कुछ एक रेजिस्टेंस रहेगा। बट इस केस में अगर हमें देखिए, हम चाहते क्या हैं कि हमारा आइडियल कंडक्टर बन जाए, पावर डिसिपेशन ज़ीरो हो जाए, बिल्कुल आइडियल कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी हैं उसकी तरह ही बिहेव करे। ये आर डब्ल्यू की वैल्यू बहुत लेस होनी चाहिए। तो इसी तरह से हम इंडक्टर्स को की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बट आइडियल कंडक्टर बनाना बहुत मुश्किल है। एक्चुअल में प्रैक्टिकल ही रहेगा, कुछ पावर डिसिपेशन भी होगी, कुछ लॉसेस भी रहेंगे। तो उन्हीं के लिए हमने इस प्रैक्टिकल इंडक्टर का सर्किट इस तरह से दिया है। सी डब्ल्यू क्या है? सी डब्ल्यू इज वाइंडिंग कैपेसिटेंस ड्यू टू, जैसे ये आपकी कैपेसिटिव कपलिंग रहेगी, हमने वाइंडिंग कर रखी है। ठीक है, तो ये कैपेसिटिव कपलिंग रहेगी कॉइल्स के बीच में, कंडक्टिंग कॉइल्स के बीच में। तो उसे ही हम वाइंडिंग कैपेसिटेंस कह रहे हैं। कैपेसिटेंस का एक इफेक्ट आ रहा है, उसे हम पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं। इसे भी हम, ये भी इफेक्ट जो है वो काफ़ी निग्लिजिबल रहेगा, उसे हम निगलेक्ट करेंगे एक्सेप्ट एट हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी पे क्यों एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे? तो उसके लिए हम रिएक्टेंस कैपेसिटेंस में, कैपेसिटर के केस में रिएक्टेंस कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। अभी हम आने वाले लेक्चर में एसी सर्किट एनालिसिस करने वाले हैं, तो उसमें हम देखेंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अभी के लिए देखो, ये रिएक्टेंस जो रहता है वो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, एसी सर्किट में उसे रिएक्टेंस कहते हैं। एल के लिए या सी के लिए, इंडक्टेंस के लिए, कैपेसिटेंस के लिए हम रिएक्टेंस डिफाइन करते हैं। तो ये क्या रहेगा, 1/2 पाई एफ अपॉन सी। अगर फ्रीक्वेंसीज तो लेस हैं तो एक्स सी, अगर सपोज फ्रीक्वेंसी टेंस टू ज़ीरो है तो एक्स सी टेंस टू इनफाइनाइट है। दैट मीन्स क्या रहा होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो रिएक्टेंस, पर आप समझ लो इनफाइनाइट रिएक्टेंस रेजिस्टेंस इसने शो करा। तो देखिए, दो पाथ्स बन रहे हैं। दैट मीन्स इस पाथ से आपका जो सिग्नल है, यहाँ इनपुट पे सिग्नल दिया तो इस पाथ से सिग्नल आपका पास कर रहा है और यहाँ आउटपुट में आ रहा है। तो हम यही तो चाहते हैं कि हमारा आइडियल कंडक्टर बने, आइडियल इंडक्टर बने, आइडियल इंडक्टर की तरह ही प्रॉपर्टीज रहें, कैपेसिटिव इफेक्ट ना आए। ये दोनों जो है वो अनडिजायरेबल हैं। इनकी वजह से कुछ लॉसेस होंगे, कुछ सिग्नल क्लिप होगा आपका। ठीक है, सिग्नल डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो जब हमने देखा कि डीसी फ्रीक्वेंसी है, जब फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है या फ्रीक्वेंसीज बहुत कम है, तो वो आइडियल इंडक्टर बन रहा है। बट जैसे जैसे हाई फ्रीक्वेंसीज होती गई, सपोज मैं कह दूं कि फ्रीक्वेंसी, एक आइडियल केस लेके ही चल पड़ते हैं कि फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई हो गई हैं, सपोज इनफाइनाइट ही हो गई हैं, तो एक्स सी क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला पाथ जो है
करंट को या सिग्नल को, ये वाला जो पाथ है उसकी रेजिस्टेंस जो है अप्रॉक्सीमेटली 0 हो चुकी है। अगर वो इससे कम हो जाए तो सिग्नल आपका यहाँ से पास करेगा, और सिग्नल में हो सकता है कुछ क्लिपिंग हो जाए, क्लैंपिंग हो जाए, सिग्नल आपका डिस्टॉर्ट हो जाए। हम क्या चाहते हैं कि हमारा सिग्नल इंडक्टर से ही पास करें, ये दोनों फैक्टर्स कम रहें और उस अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट आ जाए। ठीक है, तो ये CW का फैक्टर है। लो फ्रिक्वेंसीज पे हम उसे निगलेक्ट करेंगे, हाई फ्रिक्वेंसीज पे इसका इफेक्ट रहेगा। इसी तरह से हम ऐसा मटेरियल, कॉइल में ऐसा मटेरियल यूज़ करें जिसमें ये RW वाइंडिंग रेजिस्टेंसेस कम हो, तो हमारे लॉसेस कम होंगे और हमारा इंडक्टर जो है वो आइडियल इंडक्टर की तरफ मूव करेगा। अब नेक्स्ट है इंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। जिस तरह से हमने रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल डिस्कस करा था, उसी तरह से आपके रिलेशंस इंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल के लिए भी रहेंगे। सेम ही तरह के ये रिलेशंस है। देखिए, एल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के केस में हम क्या कहते थे, अगर 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में लग रखे हैं तो R1 + R2 + R3। उसी तरह से एल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 इंडक्टेंसेस सीरीज में है तो एल इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू L1 + L2 + L3। उसी तरह से पैरेलल रेजिस्टेंसेस रहते थे, तो उसी तरह से हम अगर 3 इंडक्टेंसेस इन पैरेलल हैं तो 1/L इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। उसी तरह से हम डिस्कस क्या करते थे, अगर ये वैल्यू सेम ही है, ठीक है, तो एल इक्विवेलेंट, अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं और वो n नंबर है तो n इक्विवेलेंट सीरीज में क्या हो जाता था, n × R। तो उसी तरह से L इक्विवेलेंट n नंबर ऑफ इंडक्टेंसेस हैं जिनकी वैल्यू सेम है, तो ये NL हो जाएगा। अगर ये चीज़ें आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारा रेजिस्टिव सर्किट का लेक्चर देखिए, जिसमें हमने रेजिस्टेंस पे इसकी डिस्कशन करी है और हम इसी को उसके साथ रिलेट कर रहे हैं। देखिए, अगर ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, अगर आप डेरिवेशंस भी चाहते हैं इनकी, अगर आप सब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ एक बच्चे हैं जो इस पेपर की सब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उनके लिए हम एक अलग से सीरीज़ लेके आ सकते हैं जिसमें आपको कंसेप्ट के साथ साथ डेरिवेशंस भी करवाई जाएंगी। उसी तरह से अगर हम पैरेलल में नंबर ऑफ इंडक्टेंसेस हैं पैरेलल में लग रखी हैं, अगर उनका वैल्यू सेम है तो एल इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या रहेगी, L/N रहेगी। कितने नंबर ऑफ इंडक्टेंसेस हैं और उसकी क्या वैल्यू है। इसके अलावा हम और क्या डिस्कशन करते थे, हम कहते थे कि जो L इक्विवेलेंट रहेगा सीरीज के केस में, वो इन L1, L2 और L3 की वैल्यू से ज़्यादा रहेगा। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 हेनरी है, तो समेशन इनका अगर हम कर दें 1 + 2 + 3, तो वो इन पर्टिकुलर वैल्यू से तो उसकी वैल्यू ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है, तो सीरीज़ में हम ये कहते हैं कि L इक्विवेलेंट जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। उसी तरह से L इक्विवेलेंट पैरेलल में डिक्रीज होता है, जैसे R इक्विवेलेंट डिक्रीज होता था, उसी तरह से ये चीज़ भी डिक्रीज होती है। तो आप उन रेजिस्टिव सर्किट का पार्ट कवर कर लीजिए, तो आपका ये पार्ट भी कवर हो जाएगा। मतलब कि रिलेशन है दोनों में, जो जिस तरह से वो हमने स्टेटमेंट्स बनाई थी उसी तरह से इसकी स्टेटमेंट्स भी रहेंगी। तो आप उसे पढ़िए और वही आपका रहेगा। तो हमने उस पर बहुत से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे हैं, इस पर भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, पर बहुत से क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो जिस तरह से हम रेजिस्टेंस वाले सर्किट सॉल्व करते थे, तो पेपर में अगर रेजिस्टेंस की जगह इंडक्टेंस आ जाए तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी कुछ एक वैल्यूज ही है और रेजिस्टेंस की तरह ही आप कैलकुलेशन कर रहे हो, बस यूनिट्स आप हेनरी यूज़ कर रहे हो, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से वोल्टेज डिवीज़न रूल हम करते थे रेजिस्टेंसेस के केस में, सीरीज में है, वोल्टेज सोर्स लग रखा है, तो वोल्टेजेस डिवाइड होंगी। L1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 आ जाए, L2 के अक्रॉस V2 आ जाए, तो वोल्टेज डिवीज़न रूल से हम ये चीज़ें फाइंड आउट कर लेते थे और बहुत से न्यूमेरिकल्स भी हमने इनमें देखे थे। तो ये सेम ही रहेगा, V1 = सोर्स वोल्टेज, V1 जिस इंडक्टेंस में इंड्यूस हो रही है वो इंडक्टेंस एंड सम ऑफ इंडक्टेंसेस। उसी तरह से V2 क्या रहेगा, सोर्स वोल्टेज जिसमें ये इंड्यूस हो रही है L2 में, अपॉन सम ऑफ इंडक्टेंसेस। तो जैसे हमने R के केस में रेजिस्टेंस के केस में बनाए थे, उसी तरह से हमने L या इंडक्टेंसेस के केस में ये वोल्टेज डिवीज़न रूल हम लगा सकते हैं। इसके अलावा हमने करंट डिवीज़न रूल देखा था। हम कहते हैं कि पैरेलल में
वोल्टेजेस सेम रहती हैं बट करंट डिवाइड होता है। L1 L2 है, करंट सोर्स करंट I है, I1 और I2 दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, तो I1 को हम क्या कह सकते हैं, सोर्स करंट इनटू, अब ये I1 L1 में है तो न्यूमिनेटर में L2 का फैक्टर रहेगा। उसी तरह से अगर I2 है तो L1 और सम ऑफ इंडक्टेंसेस, जैसे हमने रेजिस्टेंस का केस बनाया था बिल्कुल उसी तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अभी देखिए हमने ये डिस्कशंस जो करी, ये हमने ये सपोज करा कि इन रेजिस्टेंस इन कॉइल्स के बीच में कोई भी म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है। हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी तो उन दो कॉइल्स के बीच में, तो वहाँ पे क्या रहेगा, उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक कंसेप्ट रहेगा। जैसे यहाँ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ थी तो यहाँ क्या रहा, इंडक्टेंस एल का कंसेप्ट रहा, तो उसमें एल के अलावा कुछ एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी रहेगी। तो वो सारी डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि सपोज ये टू कॉइल्स हैं L1 L2, एल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। अगर तो म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है तो हमने कह दिया कि L1 प्लस L2 प्लस L1 प्लस L2 हो गया। बट अगर दो कॉइल्स हैं उनमें कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्यों आई होगी कि एक में करंट जा रहा है, उसका कुछ फ्लक्स है, वो दूसरी कॉइल के साथ भी लिंक हो रहा है और उस अकॉर्डिंग उसमें वोल्टेजेस या करंट्स इंड्यूस हो रहे हैं। तो क्या रहेगा यहाँ पे, प्लस माइनस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का फैक्टर भी रहेगा, 2 × M रहता है। वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आया। तो नेक्स्ट पार्ट को, लेक्चर को देखने का ना भूलिएगा। अभी तक आपका ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है उसको भी देखिए, उस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल से क्वेश्चंस हम देन उसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपने हमारे इस लेक्चर से कुछ भी सीखा है, जितना आपको आता है उससे कुछ भी सीखा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके कॉलेज मेट्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट है या किस तरह के आप लेक्चर्स चाहते हैं, कोई और पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस इससे डिफरेंट है, इन डेप्थ अगर आपको जाना है, डेरिवेशन चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट सीरीज़, डिफरेंट कोर्सेज डिज़ाइन करे जा सकते हैं टाइम के साथ। तो आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी रहेगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, examspreptarget@gmail.com। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको रेगुलरली अपडेट आती रहती है कि आपका नया वीडियो अपडेट हो चुका है। उसका PDF भी, जैसे ही वीडियो अपडेट होता है PDF भी वहाँ अपलोड कर दिया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, टेलीग्राम के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू।